आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागत का गुणसूत्रीवाद। यानी जो आपके वंश टू वंश, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, लक्षणों में जो चेंजेज आ रहे हैं, उनमें गुणसूत्र का क्या रिलेशन है, गुणसूत्र आखिर उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर बात करें तो मेंडल ने जब आपका क्रॉस करा रहा था, मेंडल ने जब पी प्लांट पे वर्क किया था, उस समय लोगों को जीव कोशिका की रचना के बहुत कम ज्ञान था। लोगों को ये भी नहीं पता था जीवन की इकाई जो जीन्स थे, क्रोमोसोम थे, इन बारे में लोगों को नहीं पता था कि कहाँ होते हैं, डीएनए कहाँ होता है। ये सब सारी चीज़ें मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद 1920 1933 1955 के आसपास खोजी गई। उसके पहले लोगों को इतनी आइडिया नहीं थी। तो उसके बाद मेंडल ने जो समय जो हाइपोथेसिस दी थी, इसीलिए कहा जाता था मेंडल कैसा है, जीनियस व्यक्ति, क्योंकि उसे न्यूक्लियस के बारे में पता है, उसे जीन के बारे में नहीं पता था, उसे डीएनए के बारे में नहीं पता था, ना उसने माइक्रोस्कोप से देखा था। उसके बाद भी उसने बता दिया ऐसा कोई कारक है, ऐसा कोई फैक्टर नाम दे दिया, यानी जीन कोई फैक्टर कहा था ना, ऐसा कोई चीज़ है जो आपके कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, जो गैमेट के समय वो अलग हो जाता है, उसका आधा हिस्सा किसी दूसरे पार्ट में, आधा हिस्सा दूसरे पार्ट में, आधा हिस्सा ही आपके विकास में, बच्चे के विकास में जाता है, मतलब अगली पीढ़ी के विकास में जाता है, आधा हिस्सा मेल का, आधा हिस्सा फीमेल से आकर दोनों फ्यूज कर वापस उसकी जो पोलैरिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो मेंडल ने उस समय जो भी बातें की थी वो एडवांस लेवल की, मतलब बहुत ही जीनियस व्यक्ति था। उसने जो ऐसे बातें की, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, उसी बेसिस पर आप लोग ढेर सारे क्रॉस करा के जो हाइब्रिड्स प्लांट्स आ रहे हैं मार्केट में, इन्हीं बेसिस पे है। तो हालांकि उसमें कुछ चेंजेस आए, मैंने जो कुछ कहा था गलतियां थी, क्योंकि देखो जो पहली बार जो खोज करेगा उसमें तो गलतियां कुछ ना कुछ निकलेंगी, लेकिन उसने जो जिस समय खोज की थी उस समय इतना एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि आज है। अच्छा, हम बात करते हैं गुणसूत्र के बाद में। तो उसके बाद जब उन्हें ज्ञान तो था नहीं जीव कोशिका के बारे में, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में 1842 में, 1842 में नागिली नाग के साइंटिस्ट थे, उन्हें जीव कोशिका में केंद्रक के में कुछ सूत्रनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऐसी उन्होंने बात की कि जीव कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, उसमें कुछ सूत्रनुमा रचनाएं पाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि गुणसूत्र, गुणसूत्र का नाम तो बाद में वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस हाइपोथेसिस बाद में धीरे धीरे आती गई। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो 1856 था, ठीक। बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स होने लगे तो नागिली ने देखा था, नागिली जिससे पहले साइंटिस्ट था 1842 में, इन्होंने जीवित को कोशिका लिया था, कोशिका के बीच अंदर इन्होंने कुछ सूत्रनुमा रचना देखा था। जब कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कुछ सूत्रनुमा रचना देखने वाला जो पहला साइंटिस्ट था वो नागिली था। नागली, दाल नागली, तो उसकी क्या गली, ये जो केंद्रक देखा भी था उसके बारे में उसने उसने देख भी लिया था, उसके बारे में कुछ ना कर पाए। बाद में इसकी पुष्टि रूसो साइंटिस्ट वो 1872, और बल्बियानी नाम का साइंटिस्ट वो 1876 में इनको इसकी पुष्टि की, हाँ वास्तविकता में केंद्र के अंदर कुछ सूत्रों में रचनाएं पाई गई, उनके बारे में इसकी पुष्टि की। लेकिन इसका जो नाम देने वाला, गुणसूत्र नाम देने वाला था, वो वाल्डेयर नाम का साइंटिस्ट था 1888 में। उन्होंने बताया कि जो केंद्र के अंदर जो सूत्रनुमा रचना जो नागेली ने देखा था, बाद में इसकी पुष्टि इस रूसो बेल्बियानी ने की थी, ये एक्चुअली में गुणसूत्र है। इसका नाम वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र नाम दिया था। इसके बाद ये भी देखा गया कि जो गुणसूत्र हैं वो उनकी आकृति, रचना या माप में ये अलग-अलग जीवों में अलग प्रकार के होते हैं। यानी किसी जात की बात करें, उसके शरीर में जितने भी सेल्स होंगे, सेल्स में केंद्रक होंगे, जितने भी सेल्स के अंदर केंद्रक होंगे उनमें गुणसूत्र होंगे। वो आपके निश्चित माप के या आकृति के, यानी किस जो अलग-अलग डिफरेंट अलग-अलग स्पीशीज़ की बात करें, अलग-अलग जीवों की बात करें, उनमें जो गुणसूत्र थे वो अलग थे, अलग-अलग आकृति और आकार के थे। लेकिन किसी एक जीव, किसी एक स्पीशीज़ पार्टिकुलर किसी एक स्पीशीज़ की बात करें, यानी किसी एक जात की बात करें, किसी एक जात के जो जीव होते हैं, उसके सारे जीव, किसी एक जात के सारे जीव जो होंगे, उनके बॉडी, उनके शरीर में जितनी भी सेल्स होंगी, जितने भी सेल के अंदर जितने भी केंद्रक होंगे, उनके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होगी
आकृति होगी, आकार होंगी, वो फिक्स होता है। यानी ध्यान रखना, अलग अलग जात की जो जीव होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या डिफरेंस हो सकता है, आकार आकृति, लेकिन किसी एक जीव के, किसी एक जात के जो जीव होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, आकार फिक्स होती है। यानी तो ये मैंने कहा, लोग बाद में जो साइंटिस्ट ने देखा, जो गुणसूत्र के बारे में बात की, गुणसूत्र की संख्या अलग अलग आकृति के आकार हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जात के जीवों में, लेकिन किसी एक जात की बात करें, एक जात की एक स्पेसिफिक जीव होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, आकार फिक्स होंगे। अगर जैसे कि ह्यूमन की बात करें, मेन इसमें 46 ही गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम्स की बात करें तो टोटल ऑटोसोम मतलब टोटल जो ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर या 46 ही होंगे, इससे ज़्यादा, और उनकी साइज या फिर किसी में अलग नहीं होती। ये ह्यूमन के लिए फिक्स है। पी प्लांट के लिए जैसे 14 होते हैं, या 2n=14 या 7 पेयर। ऐसे ही अलग अलग जीवों में इनकी संख्या, आकृति, आकार फिक्स होगी, किसी एक जात के जीव के लिए क्या होती है, फिक्स। और इसे ही हम कहते हैं कैरियोटोप। कैरियोटोप कैरियोटाइप। यानी कैरियोटाइप यानी जो आपके एक जात के जो जीव होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, आकार क्या होती है, फिक्स होती है। ये जो जातीय गुणसूत्र होते हैं इन्हें ही हम कैरियोटाइप कहते हैं। जातीय गुणसूत्र को ही जातीय गुणसूत्र, एक ही जात के जातीय गुणसूत्र मतलब एक ही जात के गुणसूत्र आपके कैरियोटोप कहलाते हैं। अब जो कैरियोटाइप होते हैं जातीय गुणसूत्र, इनमें भी जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, जोड़ी में बताया। ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं, जोड़ियों में होते हैं। ऐसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन कैसा है, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड। हमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n में होते हैं हमेशा। तो उनकी बात करें, अगर ह्यूमन डिप्लॉइड है 2n=46 क्रोमोसोम आपके हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। यही n की बात करें 23 पेयर से आपके क्रोमोसोम होंगे। अब जो 23 पेयर्स या जोड़ी आपके क्रोमोसोम होंगे, ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। इसमें 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम ये आपके एक समान होते हैं। ये आपके जो ऑटोसोम है कैसे होंगे, समजात गुणसूत्र। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये आपके समजात गुणसूत्र, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनमें बराबर होगा। एक पेयर जो बचा आपका, 22 पेयर आपके ऑटोसोम्स कहलाएंगे। एक जो पेयर उसे बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब ये सेक्स निर्धारित करता है, आपका मेल होगा फीमेल, ये निर्धारित करता है। ऐसे हम आप कहते हैं हेट्रोक्रोमोसोम। हेट्रोक्रोमोसोम इसलिए कहते हैं, इनमें थोड़ा क्रोमोसोम जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक पेयर बचा आपका, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं। किसी मेल में बात करते हैं XY होता है, फीमेल में XX। तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि नहीं, मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अलग अलग इसमें मेल में और फीमेल में पाया गया एक पेयर, ये इसीलिए इसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। लिंग का निर्धारण करता है, यानी इसे लिंग गुणसूत्र कहा गया। ऐसा कभी बात समझना, जो एक पेयर है आपके हैं, ये आपके इस पे सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। कैरेक्टर तो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, इनके प्रेजेंट में XY प्रेजेंट में आपके कैरेक्टर दिखे, मेल वाले कैरेक्टर दिखेंगे, फीमेल वाले कैरेक्टर दिखेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, इसे हम बाद में सीखेंगे भाई, अभी लिंग सेक्स डिटरमिनेशन आएगा उसमें देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे, जोड़ीदार क्रोमोसोम, क्या बोला गया, डिप्लॉइड। अगर हेप्लॉइड की बात करें, हेप्लॉइड या इसे हम मोनोप्लॉइड भी कह सकते हैं, प्लॉइड। अच्छा, मोनोप्लॉइड क्यों कहा गया, आपका हेप्लॉइड यानी एक गुणसूत्र यानी N। आपने देखा था मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं क्या, एक ही गुणसूत्र आते हैं, एक पेयर गुणसूत्र आपके मेल से, एक पेयर गुणसूत्र आपके फीमेल से आते हैं, आपस फ्यूज करके डिप्लॉइड कंटेंट बनाते हैं। ये जो डिप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं, आपने जो देखा, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं सब कैसे होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। लेकिन जब ये मियोसिस डिवीजन होता है
तभी आपको हैप्लॉइड क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, बॉडी की सारी सेल्स आपकी डिप्लॉइड होती हैं, जहां मियोसिस होगा वहां सेल्स हैप्लॉइड बनेंगी। मियोसिस डिवीजन में पढ़ा, और गैमेटोजेनेसिस मैंने बताया था, गैमेटोजेनेसिस में ही आपको हैप्लॉइड मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। वहां पर जो केंद्रक पड़ते हैं, केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो अपने हैप्लॉइड यानी एक गुणसूत्रीय फॉर्म में होते हैं। उसके बाद फ्यूजन होता है, जाइगोट बनते हैं, फिर से अपने मतलब बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट क्रोमोसोम के नंबर के बराबर हो जाती हैं। अब बात सीखते हैं बॉवेरी एंड सटन का रूल, नियम। बॉवेरी बॉवेरी एंड सटन नाम साइंटिस्ट थे। इन्होंने दोनों ने 1902 में इन्होंने मिलकर एक हाइपोथेसिस दिया, नियम दिया। उनका ये कहना था जैसे कि आपके जो फैक्टर, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, वो जो गैमेट बनने के समय आप देखते थे फैक्टर दोनों जो पेयर में होते थे वो अलग हो जाते थे, याद है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी, जब गैमेट्स बनते थे एक में कैपिटल टी जाता था दूसरे में स्मॉल टी, यानी पेयर ऑफ गैमेट्स, सॉरी पेयर ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर थे पेयर में थे वो गैमेट बनने के समय वो पृथक्करण हो गए, अलग हो गए। लेकिन बाद में जब संयुग्मन होता है, प्रजनन होता है, वो गैमेट्स वापस मिल जाते हैं। ठीक है, पहले पृथक्करण हुए बाद में वापस मिल गए। तो सेम ऐसे ही गुणसूत्र का कुछ कॉन्सेप्ट है। गुणसूत्र भी आपके गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग होते हैं, क्योंकि देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, कितने? 46। ह्यूमन की बात करें, जो उनकी बॉडी की सेल्स होती है, बॉडी की कोशिका, बॉडी की कोशिका में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। बात करें हम जब आपका प्रजनन होने से पहले गैमेट में युग्मक की बात करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 23 गुणसूत्र ही होते हैं। 23 ही गुणसूत्र होते हैं। आखिर जो युग्मक में हमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी। 23 गुणसूत्र हैं, यानी आपके 23 क्रोमोसोम ही युग्मक फॉर्मेशन में आ पाते हैं। मियोसिस डिवीजन में आपने देखा था कि एक सेल जो 46 क्रोमोसोम हुआ करते थे उन्हें 4 सेल का फॉर्मेशन किया, जिसमें आपके क्रोमोसोम नंबर आधी हो गए 23। ओजेंसिस में आपने देखा था, थर्ड लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी वहां पर कैसे ही क्रोमोसोम के नंबर आधे हो रहे थे मियोसिस की वजह से। ठीक, मेंडल ने भी जब आपको बताया था, मेंडल के अनुसार जो लंबे पौधे की बात करें, लंबे पौधे की बात करें, कैपिटल टी होता था। एंड जब F1 जनरेशन में फ्यूज कराया, F1 जनरेशन में फ्यूज कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे। अब चाहो इसको ले लो चाहो इसको ले लो, अब देखो इसे लो, कैपिटल टी। अब गैमेट जब बनते थे तो एक में कैपिटल टी जाता था, दूसरे में दूसरा कैपिटल टी जाता था, तो अलग अलग हुए ने। ये जो आपके पेयर थे, फैक्टर कहा था मेंडल ने, या कहा रहा है, वो कैसे हो गए? अलग हो गए, कैपिटल टी अलग अलग। तो ह्यूमन में तो ऐसा हो रहा था, क्रोमोसोम से क्या हो रहे हैं? अलग हो। 46 गुणसूत्र थे, 46 गुणसूत्रों की वही दशा है। युग्मक में 23 गुणसूत्र जाते हैं, इसमें भी आपके गैमेट ही है, इसमें भी आपके गैमेट में कितने? आधे ही तो जा रहे हैं, आधे ही तो जा रहे हैं। तो इस बेस पे सटन और बावरी ने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो समजात गुणसूत्रों का बिहेवियर होता है वो मेंडल के फैक्टर के जैसा ही होता है। तो उनका कहना था जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनका बिहेवियर, इनका व्यवहार मेंडल के आनुवंशिक कारण के जैसा होता है। जो वंशगत का गुणसूत्री मत था इन्होंने दिया था। यानी अगर हम एक्चुअल पूछा जाए कि आपका जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्री वंशगत का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, मतलब इसको दिया था बावरी एंड सटन ने। बावरी और सट्टा ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इसको प्रूफ किया था, मतलब एग्जाम्पल देकर मॉर्गन ने। आगे देखोगे मॉर्गन ने इसे प्रूफ किया था, और दिया किसने? बावरी या सट्टन ने। इसका मेन बेसिस समझा, बस इन्होंने कहा क्या था कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनका जो व्यवहार होता है वो मेंडल के आनुवंशिक लक्षण की जैसा होता है, आनुवंशिक फैक्टर के जैसा होता है। आनुवंशिक फैक्टर क्या? मेंडल ने कहा था जो आपके कैपिटल टी जैसे पौधे होते हैं
गैमेट में सिर्फ आधा हिस्सा जाता है, वापस जब फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगैमी होता है, तो कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी दूसरे वाले से आके फ्यूज होकर वापस ये डिप्लॉयड कंटेन हो जाता है। यहाँ से अगर बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आपका नाटे पौधे से आया। कहाँ से? नाटे पौधे से। इसमें जो गैमेट आपके स्मॉल टी बने और फिर से जब ये फ्यूज होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वापस ये डिप्लॉयड कंटेंट में आ गया कि नहीं? डिप्लॉयड कंटेंट में आया कि नहीं? अब यहाँ भी तो ऐसा होता है, 23 क्रोमोसोम नर से 23 क्रोमोसोम मादा से वापस फ्यूज होकर जो जाइगोट बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम का बिहेवियर आपको फैक्टर की जैसा दिख रहा है कि नहीं? यही इनका सिद्धांत था कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू बिहेवियर ऑफ फैक्टर बाय गिवन मेंडल ने जो फैक्टर्स दिया था उसका बिहेवियर गुणसूत्रों के जैसा ही होता है। अब हम चर्चा करते हैं क्रोमोसोम और जीन्स। ये पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन जो आपके कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं ये आधुनिक थ्योरी पे बेस्ड है, तो अब फैक्टर नहीं, अब जीन कहेंगे क्योंकि जीन की खोज अब हो चुकी है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जीन की खोज हो गई। मेंडल फैक्टर कहता था क्योंकि मेंडल समय इसकी खोज नहीं हुई थी। अब कहते हैं जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स पे ही आपके होते हैं जीन। मैंने कई बार बताया, जीन आपके क्रोमोसोम की संख्या से कहीं ज्यादा होते हैं। लगभग 3000 के आसपास जीन्स आपके जीन होते हैं। ठीक है, 3000 के आसपास। क्रोमोसोम की संख्या एक सेल में अगर बात करें 46 ही होते हैं। एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जीन्स आपके 3000 के आसपास होते हैं। तो जीन की संख्या कहीं ज्यादा है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीन की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से ज्यादा होती है, संख्या से ज्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको भी बताया था, क्रोमोसोम पर ही आपके प्रेजेंट होते हैं जीन, गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं जीन। अच्छा ये बताओ, अगर जीन गुणसूत्र पर प्रेजेंट है, इसका मतलब जीन आपके गुणसूत्रों से छोटे होते हैं, तभी तो संख्या में। अब देखो कोई कब संख्या चीज है वो दूसरी ज्यादा संख्या को रख रही है, इसका मतलब जीन छोटे हैं, तभी तो 46 गुणसूत्र पर आपके 3000 जीन रह रहे हैं। इसका मतलब जो जीन है आपके छोटे होंगे, गुणसूत्र आपके बड़े होंगे। है होते भी ऐसे होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं आपके छोटे होते हैं, सॉरी बड़े होते हैं। इस एक क्रोमोसोम पर भी आपके कई सारे जीन होते हैं। जितने जीन होंगे उतने आपके लक्षण होंगे। जीन आपके लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके शरीर में जो भी लक्षण दिख रहे हैं, किसी पौधे में जो भी लक्षण दिख रहे हैं, उसके जिम्मेदार जीन है, जिसको मेंडल फैक्टर कहा किया करता था। तो किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जीन। मैं कई बार कह चुका हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ। और जीन आपके प्रेजेंट होते हैं गुणसूत्र पे। ठीक, अब बात करते हैं जीन का नाम किसने दिया था। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, जॉनसन। ठीक है, इन्होंने 1909 में जीन का नाम दिया था। ठीक है, जीन्स बोलो या जीन्स मतलब ढेर सारे जीन्स आपके हो गए का नाम दिया था। और जीन की बात करें, किसी एक की बात हम करते हैं, तो जीन का नाम आपका जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में दिया था। अब जॉनसन के बाद मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1910 में जीनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अभी तक तो जो सटन बाउरी ने दिया था, उन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जीन का क्या महत्व है वंशागत में, जीन का क्या मतलब, जीन आपको पता है कैरेक्टर के जिम्मेदार होते हैं। उस बेस पर इन्होंने कहा गुणसूत्र पर आपके जीन जो होते हैं क्रम में लगे होते हैं, कण के रूप में आपके गुणसूत्र पर लगे होते हैं। इनका कहना था जो आपके गुणसूत्र हैं इसी पर आपके जीन प्रेजेंट होंगे, ये के जीन। ठीक है, इस पे आपके जीन प्रेजेंट होंगे कर्णनुमा स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, बाद में जो साइंटिस्ट लाए उन्होंने कहा कि
एक्चुअली क्या है, जो गुणसूत्र है ये डीएनए से बना हुआ है। यानी डीएनए जो आपका है, जो प्रत्येक गुणसूत्र में है उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ठीक है, का केवल एक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु है। यानी कहने का मतलब ये है डीएनए का आपकी एक डीएनए के आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि लंबा होगा, कुंडलित होगा, ये कुंडलित स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके कुंडलित होकर डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो बाद में क्रोमोसोम कहलाएगा। इसको आप मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में देखोगे, वहाँ पर आखिर क्रोमोसोम्स कैसे बने। ये जो डीएनए होता है ये आपके कुंडलित सूत्रनुमा एक लंबा स्ट्रक्चर होता है जो आपके कुंडलित होकर बाद में कुछ गोले होते हैं जिस पे ये लपेट कर इसे कुंडलित करके इसे क्रोमोसोम्स कहा गया था। आगे बताऊंगा आपको। तो ध्यान रखना, प्रत्येक गुणसूत्र आपके डीएनए से बने हैं। बस इतना ध्यान रखना, प्रत्येक गुणसूत्र किससे बने हैं? डीएनए से। अगर हम बात करें डीएनए में अगर कोई छोटा टुकड़ा डीएनए का, देखो ये डीएनए मैंने माना, ये इसका इतना छोटा टुकड़ा काट लिया मैंने जो कोई लक्षण दिखा रहा है, एक किसी लक्षण के पॉसिबल है, इसे हम जीन कहेंगे। तो जीन की परिभाषा आप ये भी कह सकते हो, डीएनए का वह छोटा टुकड़ा, डीएनए का चाहे जितना छोटा टुकड़ा हो चाहे जितना बड़ा टुकड़ा हो, लेकिन हाँ किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार हो, कोई न कोई लक्षण दिखाए तो वह जीन कहलाएगा। यानी डीएनए का कोई भी टुकड़ा हो जो किसी न किसी कैरेक्टर को दिखाए वो आपका जीन कहलाएगा। बस आपको ध्यान रखना, किसी जीन आपका, मैंने आपको पहले बताया है, जो जीन होता है किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। तो डीएनए का वो छोटा से छोटा टुकड़ा जो आपको किसी कोई न कोई कैरेक्टर दिखाए वो आपका जीन होगा। और इसके बाद आता है आपका जीनोम। जीनोम आपका एक सूत्रीय जो मोनो जो हेप्लाइड कंटेंट होता है, तो किसी जो आपके गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में आपके जो हेप्लाइड कंटेंट है, यानी एक सूत्री समूह, एक सूत्री जो गुणसूत्र होते हैं उनके समूह को आपका जीनोम कहा गया है। यानी एक गुणसूत्री की जो जितने भी आपकी जीनोम, मतलब एक सूत्री जितने भी हैं उनका एक समूह आपका जीनोम कहलाएगा। तो हम बात करते हैं जीन। देखो आपका जीन सबसे छोटा, ये डिपेंड करता है डीएनए पर, और डीएनए बाद में क्रोमोसोम बनाता है, ठीक, इतना ध्यान रखना। बाद में आगे हम बातें करेंगे इसके बारे में। जीन, डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा ये आपका एक जीन कहलाएगा। डीएनए को कॉलिंग करके आपका क्रोमोसोम कहलाएगा। क्रोमोसोम सबसे बड़ा हुआ आपका, ये सबका छोटा हुआ, ठीक, ध्यान रखना। ये आपका खत्म होता हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो मॉर्गन ने दिया था। यहाँ पर मॉर्गन ने वंशागत का जीन मत दिया था, सट्टन बावरे ने वंशागत का गुणसूत्र मत दिया था, इन्होंने 1910 में दिया था, और जो सट्टन बावरे ने दिया था 1902 में, ठीक। और जॉनसन ने 1909 में जीन्स के बारे में बताया था, जीन का नाम दिया था जॉनसन ने। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। इसमें जो हमने बात की क्रोमोसोम्स जीन के भी बारे में आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। तो जो ये नोट्स है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की, ठीक, जो मॉर्गन द्वारा दिया गया था। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में